है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार की अवधारणा देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अभी तक हमने ऊपर कौन कौन सी संस्थाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, भारत निर्वाचन आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था थी। नंबर 2 पर हमने पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग, वो भी एक संवैधानिक संस्था थी, मतलब संविधान में उल्लेख किया गया था। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा यूपीएससी, वो भी एक संवैधानिक संस्था थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। चौथे नंबर पर हमने पढ़ा एमपीपीएससी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। इसके बाद हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ा, सीएजी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही बॉडी थी। और इसके बाद हम अभी जो नीति आयोग पढ़ रहे थे, इसके बारे में एक बात मैं बताना आपको भूल गया, आप लोग हालांकि जानते हो, कैग के बाद हमने नीति आयोग पढ़ा था। ये नीति आयोग जो है, ये न तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक संस्था भी नहीं है, ना ही ये सांविधिक संस्था है। मतलब मैंने जब आपको नीति आयोग के बारे में बताया तो इसके लिए किसी कानून के बारे में भी चर्चा नहीं करी और ना मैंने किसी अनुच्छेद के बारे में बताया। इसका मतलब ये एक संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तीसरे नंबर की। मतलब न तो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है और ना ही इसके लिए कोई कानून लेके आए हैं, ये तो सीधे सीधे सरकार ने बना दी है, सरकारी आदेश से ये बन गई है। क्योंकि देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी, फिर इसको खत्म कर दिया गया, फिर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। तो ये ऐसे आ गया, मतलब सरकार ने जब चाहा तब ये आ गया, तो इसलिए इसको संविधानेतर संस्था कहते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका जिक्र कभी संविधान में नहीं था। इसको कानून के माध्यम से लाया गया कि हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लाने के पीछे की वजहों को हम जब जानेंगे तो हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी होगी, जो कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया और ये 10 दिसंबर की डेट मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। और 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणा पत्र यूएन द्वारा जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र को बहुत से देशों ने अंगीकार किया। उस घोषणा पत्र से पहले द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये बात आप जरा गौर से समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थितियां इतनी गंभीर थी, कई शरणार्थी कैंप लगे, ऐसे लोग थे जो एक देश से भागकर दूसरे देश में गए। अब अगर उस दूसरे देश के लोग चाहें कि भाई ये दूसरे देश से हमारे देश में भागकर आए हैं, तो वो चाहे तो उनको मारें, पीटें, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपना देश छोड़ ही चुके हैं। इन स्थितियों को देखते हुए भाई कोई सैनिक है, वो लड़ते लड़ते सीमा से किसी एक देश से दूसरे देश में आके कैसे भी पहुंच गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके एकदम से राइट ही खत्म हो गए, उसका देश चला गया, तो उसका एक अधिकार ही खत्म हो गया। इन सब बातों को समझते हुए 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक घोषणा पत्र जारी किया 1948 में, और कहा गया कि भाई, और उसमें 30 अनुच्छेद थे और उसमें कहा गया अलग अलग आर्टिकल्स में कि भाई कोई भी देश अपने यहाँ कोई भी दूसरे देश का नागरिक आता है तो उसको नागरिकता दे सकता है, नागरिकता दे। 1948 में इंसिस्ट किया गया कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसा परेशान नागरिक आपके यहाँ आया। मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कई ऐसे शरणार्थी कैंप लगे होते हैं, सैकड़ों लोग, लाखों लोग आपके देश में हैं। तो जब भी ये एनआरसी सीएए की बात होती है, ये सिर्फ किसी सरकार द्वारा लाया मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल हमने एक्सेप्ट किया है, लोग दूसरे देशों ने भी एक्सेप्ट किया है इस बात को कि भाई अगर हमारे देश में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि दूसरे देश से प्रताड़ित किए गए लोग आते हैं, तो हमें इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को भी हमने माना। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए, उसमें प्रतिज्ञा ली कि हम अगर ऐसा होता है तो हम बिल्कुल उनको अपने देश में शरण देंगे। तो ये सिर्फ किसी सरकार का सोचना नहीं होता है कि उन्होंने सीएए लिया या एनआरसी लिया, उनको लाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधे हुए हैं वो। तो मानव अधिकार समझ लीजिए आप, व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार, कि वो अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता, वो उसको जन्म लेते से ही प्राप्त होते हैं। कि अगर वो किसी दूसरे देश का भी नागरिक है और गलती से आपकी सीमा में आ भी गया, फिर भी उसकी जिंदगी उसकी है, उसकी जिंदगी पर उसका अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा उस देश को करनी है और सभी देश अपने अपने यहाँ ऐसा कोई कानून लेकर आए। इसी उद्देश्य के साथ 1948 में ये घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को,
1966 में प्रतिज्ञा पत्र लाया गया, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए, बहुत देशों ने हस्ताक्षर किए, प्रतिज्ञा पत्र को माना। उसके बाद उस निर्धारित अवधि में, जिस निर्धारित अवधि के लिए आपने हाँ की है कि हम इतनी इतनी अवधि के दौरान अपने देश में मानव अधिकारों से संबंधित कानून लेकर आ जाएंगे, उसी के दौरान आपको अपने देश में कानून लाना पड़ता है। तो ये इस कानून को लाने की थ्योरी हुई कि इंटरनेशनल दबाव के आधार पर, और जब अंतिम समय था, 90 का दशक चल रहा था बच्चों, और हमें ये कानून लाने की अति अति आवश्यकता थी। 1903 में जो हम बॉन्ड करके आ गए थे यूनाइटेड नेशंस में कि भाई इतने सालों के दौरान हम अपने अपने देश में ये कानून ले आएंगे, तो 1993 जो साल था वो हमारा अंतिम साल था जब हमें कानून लाने की आवश्यकता थी। तब हम लेकर आए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। देखिए, मैं आपको इसको शॉर्ट में सीधे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हमें पढ़ना है क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन इसको हम किस एक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे? आयोग कैसे लाया जाए? उन्होंने सोचा दो तरीके से ला सकते हैं। संविधान में तो जिक्र किया नहीं गया, या तुम सरकारी आदेश के साथ ले आए। लेकिन सरकारी आदेश के साथ लाने के आयोग का मतलब क्या है? एक सरकार लेके आई, हो सकता है दूसरी सरकार उसको समाप्त कर दे। फिर इंटरनेशनल लेवल की प्रेशर होने का मतलब क्या है? तो कोई ऐसी हमें ठोस संस्था की आवश्यकता थी राष्ट्रीय स्तर की, जो सुप्रीम कोर्ट के टक्कर की हो। इसलिए उसकी एक कानून लेकर आए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये 1993 आखिरी साल था और हमारे संसद के कोई सत्र नहीं चल रहे थे। तो संसद के सत्र नहीं चल रहे थे और देश को एक कानून की आवश्यकता थी, तो राष्ट्रपति जी ने 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस। और राष्ट्रपति जी अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 के तहत जारी करते हैं। और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब देश को किसी कानून की जरूरत हो और कानून बनाने के लिए जो संसद है वो उपस्थित ना हो, या संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो। क्योंकि हमारे देश में कानून संसद ही पास करती है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब ये लोकसभा और राज्यसभा के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तब राष्ट्रपति जी बचते हैं। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी ही संसद बन जाते हैं ऑर्डिनेंस के द्वारा। और ये ताकत कौन देता है उनको? संविधान का अनुच्छेद नंबर 123। 123 के तहत 28 सितंबर 1993 को एक कानून पास किया गया, जिसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा गया। 28 सितंबर को लागू हो गया था बच्चों ये ऑर्डिनेंस के साथ ही। अब चूंकि ऑर्डिनेंस की एक वैलिडिटी या वैधता होती है, एक अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रोसेस के साथ उसको हमें संसद में पास कराना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा में, फिर से राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है। तो ये पूरी प्रोसेस की गई, लोकसभा में पारित किया गया, फिर राज्यसभा में पास किया गया, उसके बाद फाइनली उस प्रोसेस में राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा। और 8 जनवरी 1994 को उन्होंने प्रोसेस पर हस्ताक्षर कर दिए। 8 जनवरी 1994 को फाइनल ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ी, फिर ये फुल कानून बन गया। 28 सितंबर से ही लागू माना जाएगा। लेकिन आप ये याद रखना, इसमें संशोधन, नवीनतम संशोधन 2006 में भी इसमें अमेंडमेंट हुए, सुधार हुए। लेकिन जो लेटेस्ट हुआ है वो 27 जुलाई 2019 को पारित रहने की डेट हमें थोड़ा याद। पारित का मतलब जिस जिस दिन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, उस दिन ही वो कानून बन गया, 27 जुलाई 2019। अब लागू करने का मतलब ये होता है कि हमने उस बाबत सारी तैयारियां कर ली हैं। 2 अगस्त 2019 से ये संशोधन लागू हो गया। कुल इसमें 8 अध्याय थे और 43 धाराएं हैं। इनमें आपको इतना डीप में तो अब नहीं पढ़ना, क्योंकि पहले जो एमपीपीएससी की परीक्षा होती थी उसमें ये एक्ट था, तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ते थे। इस एक्ट का एक और, ह्यूमन राइट एक्ट का एक और वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप इसको विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप वीडियो वो देख सकते हैं। आपको आज जो समझना है वो सिर्फ इस अधिनियम का एक अध्याय 2 है, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे बनेगा, है क्या ये, कौन कौन इसमें होगा। तो आपको याद रखना, धारा नंबर कौन सी? 3। काहे की? इस कानून की, ये एक कानून है जो कौन लेके आया? जो सरकार लेके आई। सरकार क्यों लेके आई? क्योंकि सरकार को क्या बनाना था? सरकार को आयोग बनाने थे। सरकार को आयोग बना, देखिए किसी भी कानून को लाने का एक मकसद होता है, लक्ष्य होता है। तो भाई एम होता है, उद्देश्य होता है। इस कानून को लाने का उद्देश्य था कि भारत देश में लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए, यानी कि उनका अधिक अच्छा संरक्षण किया जाए, फॉर बेटर प्रोटेक्शन। बेटर प्रोटेक्शन शब्द इसलिए उपयोग किया जाता है
क्योंकि हमारे संविधान ने पहले से ही हमें कई अधिकार दे रखे हैं और अधिक अच्छे संरक्षण के लिए ये कानून लेकर आए हम लोग। और दूसरे लक्ष्य ये था कि हम इस कानून के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाएंगे जिसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाएगा, और राज्यों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग लेके आएंगे। तो 3 लक्ष्य थे। क्या क्या लक्ष्य थे? कि भाई मानव अधिकारों का अधिक अच्छा संरक्षण, दूसरा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाना, तीसरा राज्यों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग बनाना। इसके बाद धारा नंबर 3 कहती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। बच्चों, एक कमीशन बनना है और एक देश के लिए सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण कमीशन बनने वाला है। इसलिए जो उसका सुप्रीम यानी कि अध्यक्ष होगा वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया। ये निर्धारित किया गया कि अध्यक्ष की कुर्सी पर वही व्यक्ति बैठेगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कभी रहा हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर कोई रहा है तभी वो अध्यक्ष हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको होना चाहिए। लेकिन 2019 में एक संशोधन द्वारा केंद्र सरकार ने ये पाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हर बार उपलब्ध नहीं होते, तो इस कारण से अध्यक्ष की कुर्सी खाली रह सकती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा न्यायाधीश भी हो तो भी चलेगा। यानी कि इस पद पर कोई रिटायर व्यक्ति ही बैठे जो पूर्णकालिक हो, वो कहीं काम नहीं करता हो, तो या तो वो मिल जाए अध्यक्ष की कुर्सी पर। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, जो रिटायर हो चुके हों। लेकिन अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे जस्टिस भी हों। मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो दूसरे जस्टिस भी अब अध्यक्ष बन सकते हैं, पहले नहीं बन सकते थे। 2019 से पहले तक सिर्फ एक ही शर्त थी कि कौन अध्यक्ष बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 2019 में ये जोड़ दिया क्लॉज कि अब जरूरी नहीं है मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी रिटायर होंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष इन दोनों में से कोई भी होगा वो बन सकता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। अध्यक्ष कौन कौन रह सकता है? इनके अलावा एक ऐसा सदस्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो। इसमें सदस्यों के साथ एक मैंडेटरी कंडीशन है कि या तो वो सिटिंग जज हो है या वो रिटायर हो, दोनों में से कोई भी हो, काम चल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है या रहे हो सदस्य बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इज इक्वलेंट टू हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये आप याद रखना। तो एक और जो सदस्य होगा वो इनके इक्वलेंट ही होगा। कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है या रहा हो, या तो वर्तमान में पदस्थ है या वो कभी उस पद पर रहा हो, तब वो सदस्य बन सकते हैं। इनके अलावा 3 ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनको मानव अधिकारों का ज्ञान होगा, व्यवहारिक अनुभव होगा, मतलब समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होंगे। जिन 3 में से कम महिला सदस्य होना आवश्यक है। कम से कम एक महिला सदस्य तो होना ही होना है, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन इन 3 सदस्यों में से जिनको मानव अधिकारों का ज्ञान होगा, व्यवहारिक अनुभव होगा, मतलब इन तीनों का संबंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो बच्चों ये तो हो गया एक आयोग जिनमें कौन हो गया? अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य, 3 सदस्य, मतलब 3 4 5 सदस्य हो गए। 5 सदस्य के अलावा एक अध्यक्ष होगा। 1+5, 3 और 2 5, 1+5। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, इस आयोग के बनने से पहले हमारे देश में अल्पसंख्यक कमीशन बन चुका था, अनुसूचित जाति आयोग आ चुका था, अनुसूचित जनजाति आयोग आ चुका था, महिला आयोग भी था, पिछड़ा वर्ग आयोग भी कालांतर में आ गया, बाल संरक्षण आयोग भी आ गया, दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में मुख्य आयुक्त की व्यवस्था भी कर दी गई। तो बच्चों ये जो लोग हैं ये भी मानव अधिकारों की दिशा में ही काम कर रहे हैं, बेशक ये अलग अलग वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सभी के अध्यक्ष को जितने भी हम आज पढ़ने वाले हैं, हम अभी अनुसूचित जाति आयोग भी पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति आयोग भी पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, महिला आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, बाल संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी आयोग के अध्यक्ष भी इस आयोग के अडॉप्टेड मेंबर माने जाएंगे। अडॉप्टेड मेंबर मतलब इनको कहेंगे मनोनीत सदस्य। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अध्यक्ष के अलावा फिर कुल मिला के सदस्य कितने होंगे? तो बेटा समझना, एक तो अध्यक्ष हो गया, 3 और 2 5 ये लोग हैं, 1+5 तो ये हो गए। इसके अलावा एक 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ये हो गए। ये आपको याद रखना है बेटा, 7 लोग भी सदस्य माने जाएंगे। 1+5+7, अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य माने जाएंगे। इसमें एक महासचिव होगा जो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ होगा, भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी कहलाता है ये।
सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कोई भी कानून के तहत बनने वाले आयोग में बेटा काम करने वाले एग्जीक्यूशनरी में हमेशा आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। जो कई सचिव होते हैं हमेशा उस आयोग के सचिव होंगे, जिनके ऊपर ही मेन जिम्मा होता है। तो महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं इनको, ये सीईओ कहलाएंगे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यालय आयोग का दिल्ली होगा। अब आपको ये बात और याद करनी है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। अब ये बात समझना, नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करेंगे, और नियुक्ति एक समिति की सिफारिश, राष्ट्रपति जी कहाँ जाएंगे कि भाई कौन अपॉइंट होगा? तो क्या एक समिति, प्रधानमंत्री जी बहुत होशियार है, प्रधानमंत्री जी एक समिति का गठन कर देते हैं और खुद ही डिसाइड कर देते हैं और नाम बता देते हैं राष्ट्रपति जी को कि भाई इनको अपॉइंट कर दी जाए, क्योंकि आपके साइन लगने हैं, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन करना है। तो राष्ट्रपति जी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है। और ये बात आप लोग याद रखना कि कोई भी जो आसीन न्यायाधीश है, यानी कि आसीन मतलब जो वर्तमान में पदस्थ न्यायाधीश है और इस आयोग का कोई सदस्य बन रहा है, जैसे देखिए है मतलब वर्तमान में पदस्थ है, वो तभी यहाँ आयोग का सदस्य हो सकता है जब हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह ले लें। भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम पूछेंगे कि सर ये फाइनली ये बंदा जो है ये काम कर रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक आपके जस्टिस हैं जो इस आयोग के सदस्य भी हैं, क्या इनको इस आयोग के सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए? अगर इन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं तो किया जाना चाहिए, अगर ये बोला नहीं कर सकते तो नहीं किया जा सकता। तो आपको ये याद रखना है। और जो मैं आपको बता रहा था कि अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, लेकिन एक कमेटी होती है जो भाई नामों की सिफारिश करती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है? इस कमेटी में होता है एक अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री होने के अलावा प्रधानमंत्री के एक मित्र होते हैं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो गए, एक अपना मित्र हो गया होम मिनिस्ट्री। इसके अलावा दो लोग लोकसभा से होते हैं, कौन कौन? कि भाई लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। दो लोग लोकसभा से, कौन कौन? लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। और दो लोग राज्यसभा से, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। देखिए ये याद रखना, एग्जाम में पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भाई इनमें से कौन अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समिति का सदस्य नहीं हो सकता? तो देखिए राज्यसभा का उपसभापति होता है सदस्य। राज्यसभा का सभापति कभी भी सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति अपने देश का। तो याद रखना, ये समिति क्या करती है? ये नामों की सिफारिश करती है, किसको दे देती है? राष्ट्रपति जी को, और कह देती है कि आप अपॉइंट कर दीजिए। तो मुख्य बात याद रखने वाली क्या है? आपको सिलेबस में दिया गया था कि आपको पढ़ना है मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के तहत हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, जो 28 सितंबर 1993 को ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया। और इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया, जिसमें अध्यक्ष होगा प्लस 5 मेंबर ये होंगे प्लस 7 मेंबर ये होंगे। इनके अलावा इनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इनको हटाना है या त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर हटाना है तो इनको सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद ही हटाया जा सकेगा। ये और याद रखने वाली चीज़ है, इनकी पदावधि 3 साल हो गई है बच्चों। पहले 5 साल थी, अभी इनकी पदावधि 3 साल हो गई है और 70 वर्ष आयु तक ये पद पर रह सकते हैं। तो कोई भी अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि 3 साल या 70 वर्ष हो गई है। सदस्यों के बारे में एक बात याद रखनी होती है, अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वो होंगे, अभी ये पहले पहले सदस्यों के लिए था, लेकिन अब अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये आयु 70 वर्ष तक बढ़ा दी गई है और ये टेन्योर 3 वर्ष तक कम कर दिया है। पहले 5 वर्ष होता था, तो आप याद रखना 3 वर्ष हो गया। तो कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दोबारा नियुक्त हो सकता है, थोड़े नियमों में छूट दी गई है, ताकि किसी एच.एल. दत्तू जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो 3 साल या 70 साल पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। और बाकी के ये उसी तरीके से आप मेरा पूरा अगर आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हैं, मेरे वीडियो को आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, DSI's क्लासेस। इसके बाद आपको पढ़ना है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसी के सेक्शन 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसमें उसमें एक अध्यक्ष होता है, वैसे यहाँ पर भी एक अध्यक्ष होगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, यहाँ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज, इनमें से कोई भी हो वो अध्यक्ष बन सकते हैं। एक सदस्य ऐसा हो जो हाई कोर्ट का जस्टिस रहा हो या है। अगर हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं है तो कोई जिला न्यायाधीश हो,
जिला न्यायाधीश को नया ना हो, कम से कम ऐसा जिला न्यायाधीश तो हो कि जिसको 7 वर्ष का अनुभव हो। रिटायर हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जिला न्यायाधीश हो तो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। अदरवाइज क्या हो सकता है, वो हाई कोर्ट का कोई जस्टिस मिल जाए, या तो हाई कोर्ट का जस्टिस मिल जाए। बच्चों, ये पद खाली रहते हैं, इसलिए इतनी सारी योग्यताएं अलग अलग कर दी कि भाई हाई कोर्ट का जस्टिस मिल जाए। कौन मिल जाए, है मिल जाए या रहा हो मिल जाए। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो कोई जिला न्यायाधीश मिल जाए, लेकिन वो मिले जिसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक ऐसा सदस्य होगा जिसको मानव अधिकारों का ज्ञान होगा। तो इनकी नियुक्ति भी एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। जैसे अभी वहाँ समिति में पीएम थे, अध्यक्ष, यहाँ पर सीएम होंगे। वहाँ भी एक सदस्य गृह मंत्रालय का प्रभारी व्यक्ति थे, यहाँ पर भी गृह मंत्री होंगे। वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दो थे, यहाँ पर विधानसभा था, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। इतने सारे समिति के सदस्य होंगे जो बताएंगे कि कौन कौन बने। इसके अलावा जिन राज्यों में विधान परिषद या विधान काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, तो उस परिषद के सभापति और विपक्ष का नेता भी इस समिति के सदस्य माने जाएंगे। फिर से वही बात, जो भी सिटिंग जज होगा, वर्तमान में जो काम कर रहा होगा, राज्य मानव अधिकार आयोग में अगर कोई सिटिंग जज है तो उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की सलाह पर ही की जा सकती है। अब दो बातें आपको और याद रखना है जो आपसे पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो उसकी धारा नंबर 11 में वर्णित है। देखिए कि धारा नंबर 11 में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए एक पुलिस अधिकारी जो किस रैंक से नीचे का नहीं हो सकता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का पद समझना आप इसको, पुलिस महानिदेशक, ठीक है, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति होती है। किसके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूरी जांच परख करने के लिए, ठीक है, डीजीपी। और जब हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो सिर्फ वहां पर आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस महानिरीक्षक। देखिए ये इंस्पेक्टर है इसलिए निरीक्षक शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि वहां पर महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, ठीक है, तो वहां डीजीपी और यहाँ पर आईजी। तो ये मानवाधिकार आयोग की बात थी, आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से।